हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कर लिया था। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से हमने डिटेल से क्वेश्चंस को समझा था, और न सिर्फ उन सभी क्वेश्चंस को करा था बल्कि उनके ऑप्शन से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डिटेल से जो इनके ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को भी किया था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 41 है। इससे पहले हमने इसके 40 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो है भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया। ऑप्शन आपके पास गिवन है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 41 का जो सही आंसर है, 41 का वो फ्रेंड सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। इसके अलावा हमारे पास यूपी। तो फ्रेंड्स, यूपी की जो खासियत है कि यूपी में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत की करीब 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी में निवास करती है। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। बड़े पैमाने पर मोटा अनाज की फसलें यूपी में उगाई जाती है। गन्ने का बड़े पैमाने पर यूपी में उत्पादन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है। उड़ीसा, तो उड़ीसा भी एक प्रसिद्ध राज्य है और यहाँ पे खेल का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है अभी हाल ही में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा निरक्षरों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर दैट कॉजेज माइग्रेशंस। ऑप्शन ए है आपके पास बेरोजगारी, ऑप्शन बी है भूख, ऑप्शन सी भूखमरी, ऑप्शन डी शहर का आकर्षण। तो 42 का सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के कारण होता है सबसे ज़्यादा प्रवासन, ठीक है, माइग्रेशन। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी की वजह से यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ भी बड़े पैमाने पर जनसंख्या है, वहाँ पे जब युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती तो वो बड़े पैमाने पर ऐसे राज्यों में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे रोजगार के साधन ज़्यादा हैं। तो आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी से बड़े पैमाने पर जो मजदूर होते हैं वो उत्तर भारत की तरफ या फिर महाराष्ट्र जहाँ और गुजरात की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अपने रोज़गार के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। भारत के मंच, ठीक है, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। तो कौन सा है 43 का सही आंसर, वो है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु नानक देव के द्वारा। गुरु नानक देव के द्वारा, जो सिखों के पहले गुरु थे, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। सिख धर्म की स्थापना की गई थी और जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के आखिरी गुरु थे। इसके अलावा इसके बाद सिखों का कोई भी गुरु नहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो प्रचलन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये कब की थी, ये की थी 1699 में। औरंगजेब ने जब इसके पिता की हत्या कर दी थी, उस संबंध में इसने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसके अलावा गुरु नानक देव, जो इसका सही आंसर है, गुरु नानक देव ने लंगर की व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इस्लाम धर्म जिनका जो उदय हुआ था वो हुआ था अरब क्षेत्र में। और बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन जो है वो हिंदू धर्म होगा। हिंदू धर्म के बाद आया था
हिंदू धर्म के बाद आया था बौद्ध धर्म, जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। सबसे प्राचीन है हिंदू धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, जिनका जो उदय हुआ तो वो हुआ था 6 BC के आसपास, ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा। इस्लाम का जो हुआ था वो हुआ था 6 AD के आसपास, ठीक है। और जो सिख धर्म हुआ था वो हुआ था करीब करीब 15 AD, ठीक है, 15 AD में हुआ था किसका, सिख धर्म का। तो सबसे प्राचीन धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, और सबसे जो बाद में धर्म आया है वो है सिख धर्म, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ऑप्शन आपके पास है गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपके पास गिवन है 44 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी केरला। तो फ्रेंड्स केरला में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो केरला है, केरला जो भारत का सबसे दक्षिण राज्य है। केरला के तट पर ही वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा था। केरला से ही हमारे भारत में सबसे पहले मानसून पहुंचता है, और ये आगे फैल करके पूरे भारत में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स केरला एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु, तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शीतकाल में बड़े पैमाने पर बारिश होती है, मानसून का इसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। वनों के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसके अलावा गोवा, तो गोवा एक प्रसिद्ध स्थल है, एक महत्वपूर्ण स्थल है पर्यटक के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। ऑप्शन ए वैश्विक तापन, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी तापाघात, ऑप्शन डी ये सभी। तो 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है। ऑप्शन ए है भूमि भराई, ऑप्शन बी वर्मी कल्चर, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी बाष्पीकरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बाष्पीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है जेट धाराएं बहती हैं, जेट स्ट्रीम्स ब्लो फ्रॉम्स, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की तरह, पश्चिम से पूर्व की तरह, उत्तर से दक्षिण की तरह, या दक्षिण से उत्तर की तरह। 47 का जो सही आंसर है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए नदियों के द्वारा, ऑप्शन बी हिम नदों के द्वारा, ऑप्शन सी हवाओं के द्वारा, ऑप्शन डी लहरों के द्वारा। 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिम नदों के द्वारा। नेक्स्ट है सुनामी किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए समुद्री लहर के द्वारा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन। ऑप्शन बी है भूकंप। भूकंप आता है तब आती है सुनामी। और ये भूकंप कहाँ आता है, बेसिकली ये सुनामी जो आती है, भूकंप जो आता है वो समुद्र के जो नीचे स्थल होते हैं वहाँ पे आता है भूकंप, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर फिर इसको सुनामी का नाम दिया गया है। सुनामी बेसिकली एक जापानी शब्द है और ये जापान से निर्मित हुआ है। इसका कारण यह है कि जापान में बड़े पैमाने पर जो जितने भी तूफान आते थे वहाँ से ही इस शब्द का जन्म हुआ है सुनामी। तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भूकंप। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। सही आंसर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा गहरा महासागर है। सबसे पहले प्रशांत महासागर नंबर 1 पर है, दूसरे पर है अटलांटिक महासागर जो सबसे गहरा है, तीसरे पे है हिंद महासागर और चौथे पे है आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछे इन सभी ऑप्शन में से कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है वो है प्रशांत महासागर, और जो सबसे कम जो गहरा महासागर है इनमें से वो है आर्कटिक महासागर।
नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संविधान सभा में प्रारंभिक रूप में कितने सदस्य थे? ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? ठीक है, भारत के संविधान सभा में जो प्रारंभिक जो मेंबर्स थे वो कितने थे? तो फ्रेंड्स 51 का सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए 300। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो ली है वो ली है यूएसए के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यूएसए से हमने क्या क्या लिया है आप डिटेल से देखो कि यूएसए से हमने न्यायिक पुनरावलोकन के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी लिया है। किससे? वो भी लिया है। किससे लिया है? वो यूएसए से लिया है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया है। इसके अलावा हमारे पास यूके से, तो यूके से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था, और संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमने यूके से ली है। और इसके अलावा हमारे पास समता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, वो भी हमने लिया है यूके से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है भारतवर्ष, ऑप्शन डी है संघबद्ध राष्ट्र। तो कैसे करता है वर्णित? 53 का सही आंसर है फ्रेंड्स, 53 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए है आश्रय का अधिकार, ऑप्शन बी है कार्य का अधिकार, ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो जो इसका सही आंसर वो है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार हमने शामिल किए हैं आर्टिकल 21A के द्वारा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को मिनिमम कितनी आयु होना अनिवार्य है? ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूछा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फ्रेंड्स कम से कम एक नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु योग्य माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु है 25 वर्ष अनिवार्य है। लोकसभा में एमपी बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी है? ठीक है, लोकसभा में एमपी बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है? 25 वर्ष अनिवार्य है। इसके अलावा 30 वर्ष, तो 30 वर्ष राज्यसभा के एमपी बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी बिल पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो सब ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है बीपी सिंह, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है एचडी देवगौड़ा। तो 56 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। तो सबसे पहले आपको ये जानना आपके लिए अनिवार्य है कि दल बदल कानून कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया था और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और ये कब बुलाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो साधारण बिल होता है वो अटक जाता है और ऐसे में साधारण बिल पर आपसी सहमति नहीं हो पाती है दोनों सदनों में। इस
संदर्भ में जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वे दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और इस सदन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, बेसिकली ये बुलाई जाती है किसी महत्वपूर्ण बिल को पारित करने के लिए, जब ये बिल दोनों सदनों में पारित नहीं हो पाता है और बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी है 1953 में। तो भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 में। ठीक है, 1951 में हुए थे भारत के पहले आम चुनाव, और उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत के पहले आम चुनाव में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य था। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो सही आंसर हमारे पास 59 का वो है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सीएम राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है, और जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो होता है संवैधानिक प्रमुख, और जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो करता है कौन? सीएम। और जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल चुना जाता है उस राज्य के लिए, और ये राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा प्रसाद पर अपने पद पर बना देता है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का यूज करता है। जिस तरीके से सेंटर में पीएम जो होता है वो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन उसी तरीके से जो स्टेट में सीएम वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, और राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। ऑप्शन ए निर्णायक मत, ऑप्शन बी ध्वनि मत, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष मत, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मत। तो जो स्पीकर का जो मत होता है फ्रेंड्स वो होता है निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शांति निकेतन किसने स्थापित किया? ठीक है, हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारे देश के नागरिक थे। इसके अलावा इसने ये महत्वपूर्ण जो उसको सर की उपाधि दी गई थी उसको वापस भी कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है 143, ऑप्शन बी है 223, ऑप्शन सी है 243, ऑप्शन डी है 343। कब दिया गया था? आर्टिकल दिया गया था 63 का सही आंसर हुआ 243। 243 के तहत दिया गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1993 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी विकास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है 73 और 74वें संविधान संशोधन। लेकिन जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया वो आर्टिकल 243 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? एल.के. आडवाणी, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है चरण सिंह। पहले प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा,
राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। 65 का सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। फ्रेंड्स, राज्यसभा के बारे में अगर आप हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें तो राज्यसभा को स्थायी सदन के रूप में माना जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अब राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और इस तरीके से हर एक मेंबर मैक्सिमम 6 वर्ष तक अपने पद को पूरा कर पाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का कभी भी विघटन हो सकता है जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देता है लोकसभा में। ऐसे में लोकसभा का विघटन हो जाता है और जो लोकसभा का विघटन आर्टिकल 85 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर है हमारे पास, सही आंसर है संसद के किसी सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता। तो हमारे पास 65 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 8वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो फ्रेंड्स 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब ये 9वीं जो अनुसूची थी ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो सही आंसर हमारे पास प्रथम संशोधन के द्वारा। भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? ठीक है, द बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 67 का सही आंसर वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सही आंसर है तृतीयक क्षेत्र। बेसिकली प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो होता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में होता है औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र से और जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो होता है सेवा के क्षेत्र में। और सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स सेवा में आ जाते हैं जितने भी बैंकिंग है, जितनी भी होटल है, बैंकिंग होटल, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाएं तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं जो सेवाएं देती हैं। ठीक है, जिसमें हवाई जहाज भी आ गया, ठीक है, रेल भी आ गया, ये सारे के सारे आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो सही आंसर वो है तृतीय क्षेत्र। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, ऑप्शन ए द पीरियड ऑफ प्लान हॉलिडे। ठीक है, इन इंडिया वर, ऑप्शन ए है 1962 से 65 के बीच में, 1966 से 69 के बीच में, 1969 से 72 के बीच में और 1972 से 75 के बीच में। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 के बीच में। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। 70 का सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इससे पहले मैंने किया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, करीब 22 करोड़ जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए डिटेल्स में, जिसमें कि हमने केवल ऑप्शन को देख रहे हैं, उसके अलावा उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को टाइम दिया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।